स्वागत है आपका स्कूल रस थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चौथा पाठ आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 में सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। 1985 में बिरसा नाम के एक आदमी को बिहार में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमता देखा गया। लोग कहते थे उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारी को दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा, दीकुओं जो बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ादी कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वह उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने ही आया है। इस पैराग्राफ से हम ये समझते हैं कि एक बिरसा नाम का एक आदमी था और लोग उसको चमत्कारी शक्तियों युक्त एक मसीहा मानते थे। तो लोग उसे फॉलो करते थे, उसके पीछे जाते थे। उन्हें लगता था कि वह उनकी समस्याएं दूर कर पाएगा। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उराव भी शामिल थे। यह सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। इसमें दिखाया गया है कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है। जनजाति क्या होता है? एक आदिवासी समूह होता है जो अलग अलग जगहों पर रहता है। तो ये कहाँ पे रहता था? छोटा नागपुर में रहता था। और जो दूसरे आदिवासी समर्थक थे जैसे संथाल हो गए, उर्वा हो गए, वह भी उसके समर्थक थे। किसके? बिरसा के। और वह चिंतित क्यों थे? क्योंकि अंग्रेजी शासन था उस समय और उनकी जो पद्धति थी और उनकी आजीविका, जो जीने का जो सहारा था और उनका जो धर्म था वह छिन्न भिन्न हो रहा था, मतलब कि नष्ट हो रहा था। बिरसा किन किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वह भारी लोग कौन थे? उन्हें अंग्रेजों जो उनके इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? और इस अध्याय में हम ये सवालों पर विचार करेंगे। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे हमने देखा, आगे देखते हैं। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाजों, रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत ही अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधन में बंधे होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आदिवासियों के बीच में आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। इसमें यह बताया गया है कि जो उनके रीति रिवाज थे वे ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज से भिन्न थे। उनके अलग ही रीति रिवाज होते हैं, उनमें कोई सामाजिक भेद नहीं था जैसे दूसरी जातियों में होता है। आगे देखते हैं, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय रहे थे। कुछ झूम खेती करते थे। अब देखते हैं झूम खेती होता क्या है। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। यह लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने में पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे और इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वह कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीनों के ऊपर की सतह को खुरच देते थे। वह खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह चल पड़ते थे जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी। वह जगह कई सालों तक पड़ी रहती थी। अब परती क्या होता है?
कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन जो होती है उस मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वह केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर पाते थे। अब हम देखते हैं घुमंतू खेती जो झूम खेती है वह क्या थी। इसमें क्या होता था, कुछ आदिवासी समूह जो किसान होते थे वह ऐसी जगह चुनते थे जहाँ पर ज़मीन समतल हो, ऊपर के पेड़ों को काट देते थे और नीचे की ज़मीन को जला देते थे। जो राख बचती थी उसे छिड़क देते थे ताकि मिट्टी उपजाऊ हो जाए और वहाँ पर बीज बिखेर देते थे ताकि फसल उग जाए। फसल उगने के बाद उस ज़मीन को छोड़ देते थे क्योंकि वहाँ पे अब ज़मीन कैसी हो गई, अनुपजाऊ हो गई। तो दोबारा उपजाऊ करने के लिए काफ़ी दिनों तक उसे छोड़ देते, कई सालों तक छोड़ देते, जिसे क्या कहते थे, परती। इसी तरह फिर वो अगले जगह पर जाते थे। इसको क्या बोलते हैं, घुमंतू खेती या फिर झूम खेती। आगे है कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वह जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगल में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वह जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जंगलों से इकट्ठा हुए चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़ों व चमड़े की रगाई के लिए कुसुम और पलास के फूलों की ज़रूरत होती थी तब वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली करके काम चला लिया करते थे। वह अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ों खरीदने के लिए मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था, कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेतों में मजदूरी करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए जाना भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। वे केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ आपस में आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्यिक ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा। पहले हम जो वर्ड आए थे वह देखते हैं। साल, साल क्या था, एक पेड़ था, और महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है और शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। कुछ शिकारी और संग्रहक थे। इसमें ये है कि कुछ जो आदिवासी समूह होते थे वे शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना दैनिक जीवन निकालते थे। वे उनको आपस में बेचते थे और जो भी बेचने पर मुनाफा होता था उसे वे आपस में बांट लेते थे। वे खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। महुआ जिससे एक फूल होता है जिससे शराब बनाई जाती है और खाया जाता है, और इलाज के लिए जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। फिर दिन पर दिन उन पर जो अन्य जिनको बेचते थे, जमींदार हो गए, जो सुखधार हो गए, महाजन हो गए, वह उनके चंगुल में फंसते गए और उनकी बद से बद स्थिति पैदा होती गई। इसलिए वह महाजनों और व्यापारियों को शैतान और सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वह चरवाहे थे जो मवेशियां या भेड़ों के
रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाया करते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुजर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आगे कुछ इस जानकारी दी गई है, स्रोत है, इसको देखते हैं। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है, विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासी शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती है। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस कार्यक्रम और कर्मों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वह लिखते हैं, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू हो जाता था। शिकार के लिए बांस के फंदे का इस्तेमाल किया करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीनकर लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी, महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगुआ को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों का ईंधन के रूप में बीन लाती थी। आदमी शिकार पर चले जाते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ में भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसलें तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियों भी पूस के महीनों में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल जाते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने का मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिलता था, क्योंकि केवल कुछ ही फसलों की बुवाई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजनों के लिए वन्य उत्पाद की जरूरत पड़ने लगती थी। चित्र 4 में ईंधन की लकड़ी ले जाते एक सांथल लड़की को दिखाया गया है। आगे देखते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। बेवड़ क्या होता है? बेवड़ जब भी हमने ऊपर पढ़ा है, बेवड़ क्या होते थे? मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाला शब्द है बेवड़। 19वीं शताब्दी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे कई बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडों की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे, बाकी उनके अनुयायी रहते थे। जो ताकतवर होता था वह खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे दिया था। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और सांथल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक व घुमंतू करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वाले को जंगली बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना, सभ्य बनाना जरूरी है। इससे हम क्या समझते हैं इस पैराग्राफ से कि कुछ जो लोग होते थे, कुछ आदिवासी थे, वह हर जगह जाकर खेती नहीं करते थे। वह एक मूल स्थान पर रहकर खेती किया करते थे। आगे है, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें क्या बदलाव हुए। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ।
अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी। वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। वे जमीन एवं वन प्रबंधन को स्थायी नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई कई गांवों में जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह का अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वे नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। इससे हम क्या समझे इस पैराग्राफ से कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। इसमें हमने देखा मोटा मोटा कि आदिवासियों की मुखियाओं की जो ताकत थी और अधिकार थे वे सब कम हो गए, क्योंकि वे अंग्रेजों के नीचे काम करने लगे थे। उनके अनुशासन उनको उनके समूह को अनुशासन में रखने के लिए दायित्व मिला और उन्हें नजराना भी देना पड़ता था। नजराना मतलब कुछ टैक्स होता था, वह देना पड़ता था। चित्र 5 में पूर्वोत्तर के नसी आदिवासी में एक गांव में लट्ठों पर बना घर है जो दिखाई दे रहा है। आगे है घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे, एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वह चाहते थे कि अब आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का एक नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्हें ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू किए थे। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया था। उन्होंने यह भी तय कर दिया था कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार का लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बचने के लिए अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकार को अक्सर नुकसान ही हुआ करता था, क्योंकि उनके खेत अच्छी तरह उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से खेती या जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दी गई। इस पैराग्राफ से हम क्या समझे कि घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। घुमंतू काश्तकार झूम काश्तकार होते थे जो एक जगह खेती करने के बाद उस स्थान को छोड़ दिया करते थे और दूसरी जगह खेती करने जाया करते थे। लेकिन अंग्रेज अफसर चाहते थे कि वे एक ही स्थान पर खेती करें ताकि उनको नियंत्रित में रखा जाए और उनसे लगान भी वसूला जाए। उनकी लेकिन ये कोशिश ज़्यादा टिक नहीं पाई। फलस्वरूप अंग्रेजों को उनकी आखिरकार बात माननी पड़ी और उन्हें कुछ कबीलों को घुमंतू खेती की छूट देनी पड़ी। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, अतः वह कानून में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित किया था। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुत कम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। ऐसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी। उनके सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। उपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे, उन्हें वहाँ खेती करने की छूट दी जाएगी, बेशर्त गाँवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग के सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए गए। स्लीपर क्या होता है? लकड़ी के 36 तख्ते होते हैं जिनसे रेल पटरियां पर बिछाया जाता है। वन कानून और उसके प्रभाव।
वन कानून और उसके प्रभाव से क्या हुआ? अंग्रेजों ने धीरे धीरे सारे जंगलों पर अपना अधिकार कर लिया और उन्हें अपने अनुसार चलाने लगे। उन्हें बहुत से श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। किसके लिए? रेलवे लाइन बनाने के लिए। तो उन्हें सस्ते मजदूर लाने पड़ते थे। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को छोटे छोटे भूखंड देना शुरू कर दिया और शर्त ये डाल दी कि उन्हें मजदूरी करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है ये बताया गया है इसमें। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाके का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला, लोक संस्कृति जानना चाहते थे। उन्होंने बेगुओं को बहुत सारे गीत इकट्ठा किए। इनमें से इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरी दौर से गुजर रहे हैं। ये कुछ पंक्तियां हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने उपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्हें खुलेआम बगावत कर दी थी। 1906 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में, 1930 में दशक के में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इस बात का सबूत है कि उन्होंने किस तरह का विद्रोह किया था। आगे है व्यापार की समस्याएं। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह में पाया गया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे थे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजबूर रखने के लिए आ रहे थे, मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों में से क्या असर पड़ने लगा था, यह समझने के लिए आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की एक स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारत का निर्यात काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पाद पर जोर लगाने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले सांथल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे और उनसे कर्मी कोषों को इकट्ठा करते थे। 1000 कर्मी कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद उन कर्मी कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत बेच दिया जाता था। निर्यातों को और रेशम उत्पादकों के बीच में की कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली ही फायदा मिलता था। स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। व्यापार की समस्याओं में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस दौर में जो शासन कर रही थी, उन्हें रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे थे, क्योंकि रेशम की अच्छी गुणवत्ता के कारण भारत के रेशम की डिमांड इंटरनेशनल मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने लगी थी। तो उन्होंने उस पर जोर देना शुरू कर दिया और अपने जो एजेंट को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे और उनसे कर्मी कोषों को इकट्ठा करते थे और उन्हें 4 गुने या 5 गुने भाव में बेच दिया करते थे। तो उन्हें बिचौलियों को काफ़ी फायदा होता था और आदिवासियों को कम फायदा होता था। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी ज़्यादा खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की माफिक भर्ती किया जाता था। यह ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि वापस घर लौटने भी नहीं देते थे। जो काम की तलाश में आदिवासी आते थे वे वहाँ फंस जाते थे और उन्हें वेतन कम दिया जाता था और घर भी नहीं लौटने दिया जाता था। आगे है नज़दीक से देखने पर। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह में बदलते कानूनों और अपने व्यापार में लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 के में कौल आदिवासियों ने, 1955 में सांथलों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वैसी विद्रोह ये इसी तरह का विद्रोह था।
हमने क्या देखा इसमें कि कब कब बगावत की गई अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो उन्होंने विभिन्न शर्तें और कानून लगाए थे उसके खिलाफ। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में सांथलों ने, और मध्य भारत में बस्तर में 1910 और महाराष्ट्र में 1940 में विद्रोह हुआ वर्ली में। अगला है बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास हुई थी, जो एक जंगल था। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता का काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लकड़पन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदायों के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदायों को परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों के वंशज मानते थे, अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्होंने अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां एक मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए अधिकारों को वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा कर सकते हैं। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपने किशोरावस्था से ही में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उन्होंने वे काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के आंदोलन था। उन्होंने मांडुआ से आह्वान किया कि शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें, डायन व जादू टोने पर विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1985 में बिरसा ने अपने अनुयायियों के से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत के पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों से नियंत्रित थे, पेड़ बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। इस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपने ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिके रहें और खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजन, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकाल बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन उन्हीं ताकतों को मुंडों की सारी समस्याओं व कष्टों को स्रोत मानता था जो अंग्रेजों की भू नीतियों की, उनकी परंपराओं, भूमि व्यवस्थाओं को नष्ट कर रहा था। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला सुनाया और उन्होंने 1995 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीक को निशाना बनाते लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा का राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा के हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसके उपनिवेशिक सरकारों को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया था जिनके जरिए दीकुओं लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा,
इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। लास्ट वाले पैराग्राफ जो बिरसा मुंडा है उसके बारे में बताया गया है, उनका जन्म कब हुआ था और उन्होंने अपना नेतृत्व समाज के लिए किस प्रकार योगदान किया और अपना नेतृत्व कैसे लिया। उनकी मृत्यु हैजा से हुई थी, ये भी दिया गया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थान भरें। पहला है, अंग्रेजों ने आदिवासियों को रिक्त के रूप में वर्णित किया, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? असभ्य। अगला है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता था? उत्तर आएगा बिखराव, बिखराव कहा जाता था। अगला है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियों का स्वामित्व मिल गया, क्या आएगा इसमें? भूस्वामित्व, भूमि स्वामित्व मिल गया। अगला है, असम के खालिस्तान और बिहार के खालिस्तान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे, तो खालिस्तान में क्या आएगा? पहले खालिस्तान में आएगा चाय बागान और बिहार की खदानों में। अगला प्रश्न देखते हैं, सही गलत बताएं। पहला है, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते थे और बीज रोपते थे, गलत है। पहला गलत है, जुताई नहीं करते थे झूम काश्तकार। अगला है, व्यापारी संथालों से कर्मी कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, ये सही है। अगला है, बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपने शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें, डायन जादू टोने जैसी असभ्य प्रथाओं में यकीन ना करें, सही है। अगला है, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, गलत है। अगला प्रश्न है तीसरा, आइए विचार करें। ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? घुमंतू काश्तकारों को ब्रिटिश शासन में काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती थी, कौन कौन सी हैं देखते हैं। अंग्रेजों को घुमंतू काश्तकारों के भटकने के रवैये से काफ़ी परेशानी हो रही थी। वे चाहते थे आदिवासी समूह एक जगह स्थायी रूप से खेती करे ताकि उनका नियंत्रण सीधा उन पर बना रहे, उनसे अपनी आमदनी का स्रोत भी बढ़ाया जा सके। लेकिन घुमंतू काश्तकार जो इस प्रस्ताव को अपनी आज़ादी से समझौता बताते थे। घुमंतू काश्तकार खेती के लिए आधुनिक पद्धति का इस्तेमाल नहीं करते थे। ऐसे में जब अंग्रेजों ने स्थायी रूप से बसने की कोशिश की तो कहीं मिट्टी सूखी थी तो कहीं पानी कम था। ऐसे में हलों को चलाना मुश्किल होता था, बल्कि काश्तकारों को उस आधुनिक पद्धति से नुकसान हुआ। अगला है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के निम्न बदलाव आए। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासी मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था और कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन व प्रबंधन के स्थायी नियम खुद बनाते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के भीतर आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार के बदलाव हो गए। हालांकि मुखियाओं को अपने कई गांवों में जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई। आदिवासी मुखियाओं को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम मानने के लिए बाध्य किया गया। उन्हें नजराना देना पड़ता था और अपने समूह को अनुशासन में रखने के लिए कहा जाता था। प्रश्न 5 है, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से का क्या कारण थे? दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के निम्न कारण थे। आदिवासी समुदाय के लोग अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें इकट्ठी करते थे और उनके पास कोई रोजगार नहीं होते थे, तो वह चीज़ों जो वन से नहीं मिलती थी वह बाजार से खरीदते थे। इसके लिए वह महाजनों से कर्ज लेते थे और उन्हें ब्याज अधिक होता था, जिससे आदिवासी गरीबी की ओर ढकेले जा रहे थे। अंग्रेजों ने जब आदिवासियों को वन के भीतर जाने पाबंदी लगा दी तो आदिवासियों को बाहरी लोगों की वजह से उन पर दबाव बनाया जाता था और उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता था।
आदिवासियों के द्वारा निर्मित वन्य उत्पादों के मुनाफों को बिचौलिए अपनी झोली में भर लेते थे, जिससे आदिवासियों के भीतर उन बिचौलियों के प्रति रोष उत्पन्न हुआ था। अगला है प्रश्न नंबर 6। बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? अपनी राय। यह कल्पना लोगों को कितनी आकर्षक क्यों लग रही थी? बिरसा के स्वर्ण युग में मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तट बांधते थे, कुदरती झरनों पर नियंत्रण करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती किया करते थे। बिरसा के स्वर्ण युग के अनुसार मुंडा लोग अपने बिरादरी और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे अपनी ज़िंदगी एक जगह टिककर ईमानदारी से जीते थे। यह कल्पना लोगों को इसलिए आकर्षित कर रही थी क्योंकि अंग्रेज भूमि व्यवस्थाएं उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे। मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। अगला है, आइए करके देखें। ये आप स्वयं कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी अन्य पाठों को पढ़कर और समझकर याद करेंगे। अगर आपको और भी कोई परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे पहले हमने और भी बहुत सारे चैप्टर देखे हैं। अगर आप नहीं देखें तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।